नेक्स्ट देखिए, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ओके, इस मेथड से हम बेकेलाइट बनाते हैं। फिनोल्स वाले चैप्टर में भी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं, तो एक बार फिर से हम इनके बारे में बात करेंगे। और एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें दो मोनोमर्स हैं, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाएंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, बेसिकली बेकेलाइट। मेन हम बेकेलाइट की बात करने वाले हैं। ओके, अब देखो स्टार्ट कहां से हुआ। मेरे पास दो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स आर फिनोल और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड को आप लिखते हो HC डबल बॉन्ड OH, और आप इसको लिखोगे HCHO। और फिनोल आप जानते हो बेंजीन रिंग के साथ OH, ठीक है। अब कैसे हमारे पास कंपाउंड बनेगा। सबसे पहले फिनोल, इट विल कंबाइन विद HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां से एक H निकला, ये है HC डबल बॉन्ड OH। एक H जो उधर से निकला वो H यहां लगा तो कार्बन की वैलेंसी खाली, तो क्या बन गया CH2OH। तो या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आप जानते हो, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लग जाएगा CH2OH, या फिर पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन हटेगी और यहां लग जाएगा CH2OH। ओके, अब आप देखिए, अगर बेंजीन रिंग के साथ ये ग्रुप लगा हो, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल। इसके आगे लग गया OH, तो ये बन गया बेंजाइल एल्कोहल, राइट। अब ये देखो, अगर आप इसको छुपा दें तो दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, और ऑर्थो पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, राइट। तो दिस इज, अब ये हमारे पास दो आइसोमर बन गए, इसे हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, एंड दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। अब देखो, अगर इन दोनों में से सिर्फ एक आइसोमर पॉलीमराइज करता है तो बनता है लीनियर पॉलीमर, और अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ऑर्थो और पैरा वाले, तब क्या बनेगा, क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे नोवोलैक। नोवोलैक इज अ लीनियर पॉलीमर formed by polymerization of only one type of isomers, ठीक है, मोनोमर, वन टाइप ऑफ मोनोमर, राइट। अब देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, दोनों में से एक पॉलीमराइज टू फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर known as नोवोलैक, राइट। तो ये रहा मेरे पास ऑर्थो पॉलीमर, और जब भी ब्रिजिंग होगी, ब्रिजिंग के ऊपर इनके अंदर CH2 ब्रिजिंग टेक प्लेस। जब भी दो की कॉम्बिनेशन होगी, CH2 की ब्रिजिंग होगी। तो ये रहा हमारे पास N मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन, व्हाट इट विल फॉर्म, सेम यही मॉलिक्यूल आगे आगे बढ़ता जाएगा। कैसे, ये OH CH2 OH अगेन, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से हटेगी, ऑर्थो पोजीशन से, राइट।
और यहां पे ये जो CH2OH लगा है ये उसका। ओके, तो ब्रिजिंग के ऊपर यहां पे लगा हुआ था CH2OH, ऑर्थो पोजीशन से हटी हाइड्रोजन, वाटर रिमूव्ड। तो ये ब्रिजिंग पे क्या आ गया, CH2। तो दिस इज अ लीनियर पॉलीमर और इसका नाम है नोवोलैक। तो जब ये दोनों आइसोमर आपस में पॉलीमराइज करेंगे, व्हाट वी विल गेट अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, दैट इज बेकेलाइट। ठीक है, अब देखिए, जब दोनों मोनोमर्स, दोनों ही आइसोमर्स, ऑर्थो भी और पैरा भी, बोथ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल पॉलीमराइज टू गिव क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नोन एज बेकेलाइट। तो दोनों को हम ले लेंगे, n molecules of ortho hydroxy and n molecules of para hydroxy benzyl alcohol। ठीक है, मैं बार बार नाम नहीं लिख रही हूं। तो they will polymerization, रिमूवल ऑफ n वाटर मॉलिक्यूल्स, वो तो हटेंगे ही हटेंगे। जब भी दो चीजें आपस में जुड़ेंगी, पीछे भी मैंने आपको बताया, तो वाटर विल बी रिमूव। नाउ दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। अब देखो ये किस तरीके से पॉलीमराइज करेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। ये लगा है ऑर्थो पे, ये सामने वाले की ऑर्थो वाली हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक, इसकी पैरा वाली हाइड्रोजन भी हट सकती है। ये पैरा पे लगा है, इसके पास दो ऑर्थो पोजीशंस खाली हैं, तो हाइड्रोजन वहां से हट सकती हैं। कहने का मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा, यहां दोनों ऑर्थो और पैरा, इधर एक ऑर्थो फील्ड पैरा और ऑर्थो खाली, और इधर पैरा फील्ड दोनों ऑर्थो खाली, तो ये सारे ही इन्वॉल्व होंगे। तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल, आप लोग क्या करिए, पहले इस तरीके से 6 बेंजीन रिंग्स बना लीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, एक लाइन में सिमेट्रिकली। ओके, ये रही बेंजीन रिंग्स। अब एक फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐसा है जो पार्टिसिपेट करता ही नहीं, यस, फिनोलिक ग्रुप। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लिख दीजिए। ठीक है, अब ऑर्थो वाले का CH2 और इधर से OH होगी ब्रिजिंग। ये लो, ऑर्थो वाली ब्रिजिंग कर दीजिए पहले। ठीक है, फिर पैरा वाली ब्रिजिंग तो CH2 की ही होगी, मैंने पहले ही बताया आपको। इधर ऑर्थो वाली। तो इस तरीके से ये आगे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और इसका नाम क्या है, यस, बेकेलाइट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है क्रॉस लिंक्ड। हमारे स्विचेस, बर्तनों के हैंडल्स, वुडन फॉर्मिका, लैमिनेशन, बहुत जगह पे ये काम आता है। अभी इसकी यूजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप ध्यान में रखना, जब एक ही आइसोमर पॉलीमराइज होगा तो वी विल गेट अ स्मॉल लीनियर पॉलीमर, दैट इज नोवोलैक, एंड व्हेन इट विल क्रॉस लिंक वी विल गेट अ वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बेकेलाइट। लेकिन बेकेलाइट की एक ही प्रॉब्लम है, इट इज थर्मोसेटिंग। आपको पता है थर्मोसेटिंग, बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इट इज थर्मोसेटिंग। आपको पहले भी मैंने बताया, मीन्स इट कैन नॉट बी, कांट बी रिसाइकल्ड। इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, यही इसकी प्रॉब्लम है। अब इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस, सॉफ्ट बेकेलाइट, जब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम है तो दीज आर यूज्ड इन मेकिंग ग्लू बाइंडिंग लैमिनेटिंग वुडन प्लैंक्स। लकड़ी के बहुत बड़े बड़े पीस जिनके ऊपर कोटिंग की होती है, लेमिनेशन की होती है, और वार्निशेस बनाने के लिए। ठीक है, और हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन, उससे एक हार्ड वाला पॉलीमर बनेगा, दैट इज बेकेलाइट। और बेकेलाइट कहां कहां यूज करता है, कॉम्स बनती हैं, फाउंटेन पेन्स बनते हैं, बैरल्स बनती हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं,
और हमारे घरों में जितने भी बर्तनों के हैंडल हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ बेकेलाइट। मेलामाइन रेजिन्स, देखो मेलामाइन के अंदर दो हमारे पास मोनोमर्स हैं, एक है मेलामाइन, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, और ये रहा मेलामाइन का स्ट्रक्चर। बनाना बहुत आसान, पहले आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगा दो नाइट्रोजन, बाकी तो एज इट इज डबल बॉन्ड्स। जहां कार्बन लगी है ये कार्बन कार्बन कार्बन, 6 पोजीशंस, 3 आर फुलफिल्ड बाय नाइट्रोजन, 3 आर विद कार्बन। कार्बन के साथ आप लगाओगे NH2, दिस इज मेलामाइन, राइट। हमने इसमें डाला फॉर्मेल्डिहाइड, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, N, इधर भी N और इधर भी N, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां पे 3 पोजीशंस, इधर है NH2। अब देखो एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, लेट इट बी NH2O, तो यहां से और ये फॉर्मेल्डिहाइड माइनस वाटर एंड इट विल फॉर्म NHCH2OH, ठीक है। ये इसमें ऐड हुआ और इन्होंने बना लिया NH2 और CH2 HCHO, NH2 और फॉर्मेल्डिहाइड, ये बना NHCH2OH, दिस इज इंटरमीडिएट। अब इसको होना है पॉलीमराइज, तो देखो ये OH नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के NH2 के साथ कंबाइन करेगा एंड व्हाट यू विल गेट, यहां बना NHCH2, ये OH नेक्स्ट वाले NH2 के H के साथ इन्वॉल्व खाली, और इधर का NH2 का H इन्वॉल्व खाली, दिस इज मेलामाइन resin। This is polymer of melamine formaldehyde and इतना यूजफुल है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, ठीक है। इससे बनते हैं कप्स, ग्लास, प्लेट्स, सॉसर्स, और डू नॉट ब्रेक अपॉन ड्रॉपिंग। इसको गिराते हैं तो ये टूटता नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये पॉलीमर है, और क्वाइट यूजफुल, बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी बनती है, अनब्रेकेबल। एक तो थोड़ी हल्की सी होती है ना प्लास्टिक, क्रैक्स आ जाते हैं, इसमें क्रैक्स नहीं आते। तो इट वॉज मेलामाइन रेजिन्स। अब आपने इतनी तरह की क्लासिफिकेशन कर ली, एक और क्लासिफिकेशन हम पॉलीमर्स की करती हैं, दैट इज होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब it has only one type of monomers, and it has more than one type of monomers। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी आपको पता चल जाएगा। जैसे पॉलीथीन, सिर्फ इथीन के मॉलिक्यूल्स ही जुड़ते जा रहे हैं। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, PVC, टेफ्लॉन। अच्छा, टेफ्लॉन की एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताती हूं आपको। टेफ्लॉन अगर 300 केल्विन तक आप हीट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 300 केल्विन, टेफ्लॉन ब्रेक्स, टेफ्लॉन टूट जाता है। टूटेगा तो हमारा जो भी आप खाने की चीज बना रहे हो उसमें मिक्स हो जाएगा और उससे नुकसान होगा। तो जब भी आप टेफ्लॉन कोटेड और जो भी हमारे पास नॉनस्टिक कुकवेयर है, आप तवा, कढ़ाई, पैन जो भी यूज कर रहे हो, पहली चीज उसको खुरचना नहीं है कि उसकी कोटिंग वहां से हटे, खुरचना नहीं है, सॉफ्ट उसके साथ साफ करना चाहिए, गर्म पानी डाल के उसको साफ कर लीजिए। और दूसरा, उसको बहुत ज्यादा हाई हीट के ऊपर हीट नहीं करना है, बड़ा ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है कि आपको जल्दी है तो आप उसको फुल फ्लेम के ऊपर गर्म किया जाओ नो।
ये थोड़े थोड़े टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे तो बेटर है, अदरवाइज दीज पॉलीमर्स आर वेरी वेरी हार्मफुल, इट मे बी कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग हो सकता है। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर प्लेइंग विथ पॉलीमर्स और यू आर मेकिंग समथिंग विथ पॉलीमर्स, स्पेशली इन योर किचन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही पॉलीमर बार बार रिपीट होता है, राइट। रिपीटिंग यूनिट इज वन टाइप, और इसमें मोर देन टू टाइप। आपने आज किया टेरिलीन, ग्लिप्टल, है ना, देन नाइलॉन 6,6, तो इसके अंदर आपने एक से ज्यादा मोनोमर यूज किए, तो दीज आर कोपॉलीमर्स एंड दीज आर होमोपॉलीमर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रबर। आपको पता है रबर कहां से बनता है? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर प्लांट। बहुत से बच्चों ने रबर प्लांट अपने घर में लगाया भी होगा। इस लेटेक्स से जो रबर बनेगा बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इसको आगे हम बताएंगे कैसे हार्ड किया जा सकता है, लेकिन सिंपल रबर, नेचुरल रबर कैसे बनेगा देखिए। इसका मोनोमर इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन 4 कार्बन की चेन, 1,3 के ऊपर डबल बॉन्ड और 2 के ऊपर मिथाइल। दिस इज 2 मिथाइल 1,3 2 मिथाइल ब्यूट 4 कार्बन 1,3 डाइईन। ठीक है, अब देखो पॉलीमराइजेशन बहुत सिंपल। CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, दिस इज आइसोप्रीन। ठीक है, सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल मैं और लिख लेती हूं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग करेंगे तो इजी रहेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखना ये पॉलीमराइज कैसे होगा। ये वाला डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच, ये वाला डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच, ये वाला डबल बॉन्ड इधर और ये वाला डबल बॉन्ड बाहर। ठीक है, यहां क्या बचा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, काम खत्म। इन दोनों के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां आ गया डबल, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी एक बॉन्ड खाली हो गया। एंड दिस इज नेचुरल रबर, ऐसे बनती है। क्लियर? इस तरीके से बनती है नेचुरल रबर अपॉन पॉलीमराइजेशन। और आप इसको शो कर सकते हो विद सिंगल मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, N मॉलिक्यूल्स, ये वाला बॉन्ड बाहर शिफ्ट, ये वाला इधर, तो ये बन जाएगा CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। आप चेक कर लीजिए, ऊपर सेम यही रिपीटिंग यूनिट आपको मिलेगी, एक रिपीटिंग यूनिट, दूसरी रिपीटिंग यूनिट। क्लियर? तो दिस इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को आप क्या बोलोगे? पॉलीआइसोप्रीन, ऐसे बोलते हैं ना, पॉलीआइसोप्रीन, क्योंकि इसका मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन, तो इट विल बी पॉलीआइसोप्रीन। ओके, नाउ व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? नेचुरल रबर तो हो गया, क्या किया जाता है? जो हमारे पास नेचुरल रबर है उसमें सल्फर मिक्स करते हैं, उसको हीट करते हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब उस रबर को हम बोलते हैं कोल्ड रबर। कोल्ड रबर इसलिए कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर सकती है, जैसे हमारी गाड़ियों के टायर, ठीक है, रोड के ऊपर चलते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट अप हो जाते हैं, लेकिन कितने, एटलीस्ट 50,000 किलोमीटर तक एक बार के टायर जो है वो मूव कर सकते हैं। Now it was discovered by chance, serendipity, you know na, serendipity is by chance discovery, and it was discovered by Goodyear. Goodyear is a name of a scientist. आपने टीवी में एड देखी होगी Goodyear टायर्स की। तो he was working in the lab and what he did, कभी कुछ ऐड करता था इसमें नेचुरल रबर के लेटेक्स के अंदर, कभी कुछ ऐड करता था, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही थी। एंड वन डे ही वाज वर्किंग विद
जैसे ही वो उठने लगा तो बाय चांस ऊपर रखा हुआ सल्फर उसका हाथ बजा, मटेरियल में गिर गया। एंड ही वॉज सो अनॉयड, कीप दिस असाइड, आई विल वर्क टुमारो, मैं कल काम करूंगा, आज मुझे इसके आगे काम नहीं करना है। एंड ही लेफ्ट द लेबोरेटरी। नेक्स्ट डे व्हेन ही कम बैक टू द लैब, जो मटेरियल रात को खराब हो गया था उसने उसको जैसे ही उठाया और गुस्से से ऐसे फेंका, क्योंकि सल्फर तो वो डालता ही नहीं था, सल्फर तो बाय चांस उसमें गिर गई और उसने उसको थ्रो किया, और वो चीज जो उसने थ्रो की वो बाउंस बैक होके उसके पास वापस आ गई। एंड ही शाउटेड इन हैप्पीनेस एंड ही डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। एंड नेक्स्ट स्टेप वाज कि उसको अब कंट्रोल करना था कितना सल्फर डालना है और कितनी स्ट्रॉन्ग रबर उससे बनेगी। और आज के दिन में गुडियर एक ट्रस्टेड और बहुत बड़ी, वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टायर्स बनाती है। अब वल्केनाइजेशन में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, क्रॉस लिंक्स ऑफ सल्फर बन जाएंगे, हम नेचुरल रबर को हीट करेंगे सल्फर के साथ। ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ठीक। अभी मैंने इनमें बॉन्डिंग नहीं बनाई, अब देखना बॉन्डिंग किस तरीके से बनेगी। ये डबल बॉन्ड खुल गया, ठीक है, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड, इसके भी 3 बॉन्ड। सल्फर हमेशा डाइसल्फाइड लिंकेज के साथ ऐड होती है, बन गया क्रॉस लिंक। ओके, हमारे पास और भी तरीके हैं इनको आपस में जोड़ने के। ये आपस में ऐसे जुड़ गया और ये नेक्स्ट वाली जो हमारे पास चेन्स होंगी ये उनके साथ जुड़ गया। इधर भी तो चेन होगी ना, तीसरी वाली चेन होगी, लेट इट बी CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 और ये उसके आगे। तो इस तरीके से पॉलीमर जो है वो बड़ा हो सकता है, ठीक। अब ये चेन आप नीचे वाली बनाना चाहो आप बना सकते हो। इन दिस वे क्रॉस लिंक्स ऑफ सल्फर दे आर फॉर्म्ड इन नेचुरल रबर एंड इट्स क्वालिटी इज इंप्रूव्ड, ठीक है। इट वाज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। पेपर के अंदर एक नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, तो इट इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्केनाइज्ड रबर। नेचुरल रबर सॉफ्ट एंड स्टिकी एंड दैट इज हार्ड एंड नॉन स्टिकी। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कम और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है ज्यादा। इसकी इलास्टिसिटी लो, इसकी इलास्टिसिटी हाई। इट कैन बी यूज्ड ओवर अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जस्ट 10 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इट कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज, टेम्परेचर की रेंज देखिए -40 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस। लो वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, जल्दी टूट फट जाती है लेकिन ये आसानी से खराब नहीं होती। मैंने बोला था ना इसके टायर्स 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं। इट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन वल्केनाइज्ड रबर इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल द कॉमन सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो नेचुरल और वल्केनाइज्ड, लेबोरेटरी के अंदर रबर कैसे बनती है, हम कितने रबर प्लांट्स को खराब कर सकते हैं। सो हमारे पास सिंथेटिक रबर है जिसको आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक रबर, लेबोरेटरी के अंदर हम रबर कैसे बनाते हैं। हमारे पास बहुत तरह की रबर्स हैं। सबसे पहले नियोप्रीन रबर, इसका मोनोमर इट इज क्लोरोप्रीन। सेम स्ट्रक्चर जो हमारे पास आइसोप्रीन का था, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, इधर मिथाइल, मिथाइल की जगह पे लग गया क्लोरो, सो दिस इज क्लोरोप्रीन, सॉरी यस दिस इज क्लोरोप्रीन, ठीक है। मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन और जो रबर बनेगी दैट विल बी नोन एज नियोप्रीन रबर। तो इसके हमने N मॉलिक्यूल्स लिए, इसकी करी हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, वही ये बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज नियोप्रीन और सिंथेटिक रबर। ये प्योरली लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है एंड इट इज सुपीरियर टू नेचुरल रबर क्योंकि इट इज वेरी मच स्टेबल इन एरियल ऑक्सीडेशन। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन नहीं होती एंड ऑल्सो इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल्स एंड अदर सॉल्वेंट्स।
और ये यूज की जाती है एज इंसुलेटर एट कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स और प्रिंटिंग रोलर्स के लिए। कन्वेयर बेल्ट्स होती है ना, ऐसे जहां पे आटा चक्की होती है उसके ऊपर भी वो बेल्ट मूव करती है ना, बेल्ट के साथ ही वो चलती है, तो कितना स्टेबल होना चाहिए उसको, तो दैट इज नियोप्रीन रबर, इट इज यूज टू प्रिपेयर कन्वेयर बेल्ट्स। तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इनके बीच में। नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक रबर का नेक्स्ट एग्जांपल स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर, एसबीआर, और इट इज नोन एज ब्यूना एस। देखो ब्यूना एस का मतलब मैं यहां बता देती हूं, ब्यूना एस, BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइइन, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम जो इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होगा, एंड S स्टैंड्स फॉर स्टाइरेन, तो इट इज ब्यूना एस। तो सिंपल दो मोनोमर्स स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन, ब्यूटाडाइइन 3 टाइम्स, स्टाइरिन 1, 3:1 की रेशियो में लेते हैं, और देयर विल बी पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। देखो ये वाला बॉन्ड यहां, ये वाला यहां और ये वाला बाहर, हाउ इट विल बी कनेक्टेड, सी CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां दोनों के बीच में सिंगल, यहां पे भी सिंगल CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड फ्री। सो तो ये बन गया, देखिए CH CH, ये वाला बॉन्ड इधर खुल गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड पहुंच गया यहां पे, और ये वाला बॉन्ड बाहर। तो दिस इज ब्यूना एस, सिंपल, एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स एंड केबल इंसुलेशन। देन ब्यूना एन, अगेन ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइइन, तो ब्यूटाडाइइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल ये दोनों आपस में पॉलीमराइज होंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल, ये इधर, ये इन दोनों के बीच में, और ये बाहर। अब देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अब आ गया डबल बॉन्ड CH, आगे सिंगल बॉन्ड CH2, आगे सिंगल बॉन्ड CH2 CHCN, ये लीजिए, ये बन गया ब्यूना N, and it is used in making oil seals, hoses and tank lining। तो ये 3 हमने एग्जांपल्स की, तीनों ही सिंथेटिक रबर की एग्जांपल्स हैं, SBR और ब्यूना S एंड ब्यूना N, और इट इज नोन एज नाइट्राइल रबर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? 2 तरीके हैं, एक है नंबर एवरेज और एक है वेट एवरेज। ठीक है, नंबर एवरेज, मान लीजिए पॉलीमर के अंदर ABC 3 तरह के मोनोमर्स हैं। ठीक है, A है N1 नंबर, B है N2 नंबर, C है N3, टोटल है लेट इट बी 90, ये है 20, ये है 30 और ये क्या है 40, 70, 90। ठीक है, A का मास लेट इट बी 1000, B का मास लेट इट बी 500, C का मास लेट इट बी 600। तो कितने हैं हमारे पास A, उनका मास कितना होगा, N1 M1 मीन्स 20 into 1000, ये कितने होंगे 30 into 500, ये कितने होंगे 40 into 600। ये नंबर का मेथड है। कितने मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 1000 है, दैट वाज 1000। जैसे हम अपनी क्लास की बात करें, लेट इट बी हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट, अब मोलर मास नहीं बोलेंगे ना, जिनका वेट 55 किलोग्राम्स है, वो नंबर आ गया। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 60 है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 40 है, तो दिस इज नंबर एवरेज। ठीक है, फिर हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से N1 molecules, N1 number of molecules have molar mass M1, number of molecules let it be N2, उनका molar mass है M2, N3 उसका है molar mass M3। तो हमारे पास नंबर एवरेज, इसका जो मास है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज
N1 M1, N2 M2, N3 M3 अप टू सो ऑन। उसी तरीके से टोटल क्या होगा, N1 N2 N3, ऐसी एवरेज निकलती है ना। तो ऊपर आप लिख सकते हो सम टोटल ऑफ Ni Mi, और नीचे क्या आया, सम टोटल ऑफ Ni। सो दिस इज हाउ number average method is used to calculate molecular mass of polymer. This is number average. Done. अब उसको weight average के साथ कंपेयर करते हैं। A, B, C नंबर की बात खत्म। A का कितना मास प्रेजेंट है, लेट इट बी कि हमारे पास टोटल मास है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम के अंदर 50 किलोग्राम A है, 20 किलोग्राम B है, 70 हो गया, 30 किलोग्राम C है। तो जो A है जिसका 50 किलोग्राम प्रेजेंट है, A का मॉलिक्यूलर मास हमने कितना लिया था 1000, B का हमने कितना लिया था 500, C का हमने लिया था 600। ठीक, तो इसका मास एवरेज निकालनी है तो किसके बराबर होगी, M1 कैपिटल M1, M2 कैपिटल M2। अब बात समझे, अब हम मास की बात कर रहे हैं, नंबर नहीं बता रहे हैं। कितना मास A का है, 100 किलो के अंदर 50 किलो तो A है, 100 किलो के अंदर 20 किलो तो B है, 30 किलो तो C है। अब हमें उनके भार से आइडिया लगाना है उनके मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, लेट M1 इज द मास ऑफ स्पीशीज हैविंग मोलर मास M1, M2 का मोलर मास है M2, M3 का मोलर मास है M3। ये उनका मास प्रेजेंट है डिफरेंट स्पीशीज का। ओके, तो मास एवरेज या वेट एवरेज किसके बराबर होगा, M1 इंटू M1 प्लस स्मॉल M2 इंटू कैपिटल M2 स्मॉल M3 इंटू कैपिटल M3 अप टू सो ऑन। नीचे क्या आ जाएगा, M1 M2 M3 सो ऑन। जैसे हमारे केस में नीचे क्या आना था 100, ठीक है, और ऊपर क्या आना था, हमने लिखा था 50 किलोग्राम्स इंटू 1000, देन 20 किलोग्राम्स इंटू 500 प्लस 30 किलोग्राम्स इंटू 600। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है न, चलो पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया, ये हो गया। अब देखिए वेट एवरेज को आप लिख सकते हो समेशन ऑफ Mi कैपिटल Mi समेशन ऑफ Mi। ठीक है, ओके, वी नो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसका मतलब मोलर मास किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर। तो गिवन मास, मोलर मास को इधर ले आइए। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने ले लिए n, गिवन मास ले लिया स्मॉल m, मोलर मास ले लिया कैपिटल M। तो स्मॉल m किसके बराबर आ गया, n इंटू m, और mi किसके बराबर आ गया, ni इंटू mi। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, पुट इन फर्स्ट। चलो मैं इनके घर का थोड़ा सा जगह इस्तेमाल कर लेती हूं। पुट इन फर्स्ट, तो ये आ गया समेशन ऑफ मास एवरेज। अब इसकी जगह पे समेशन ऑफ n1 m1 स्मॉल mi की जगह पे ni mi इंटू कैपिटल Mi अपॉन, नीचे हमारे पास क्या है mi, उसकी जगह आप क्या लिखोगे ni mi। ओके, इधर ले आइए। तो ये मेरे पास आया वेट एवरेज समेशन ni mi स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ ni mi। क्लियर? तो इस तरीके से आप वेट एवरेज या नंबर एवरेज मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मास एवरेज को या वेट एवरेज को भी आपने नंबर में कन्वर्ट कर लिया तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड देयर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल दे। In a polymer, 30% of the molecules have molecular mass 20,000, 40% का है 30,000 और जो बाकी बचे उनका है 60,000। ओके,
इसका मतलब N1 30, N2 नेक्स्ट है 40, बाकी कितना बचा N3 अगेन 30. ओके, M1, M2, M3 वो भी गिवन है. M1 is 20,000, M2 is 30,000 एंड रेस्ट इज 60,000. ये लीजिए. अब आपको नंबर एवरेज किसके बराबर, सम टोटल ऑफ NI अपॉन NI किसके बराबर, N1 इट इज 30 इंटू 20,000 प्लस 40 इंटू 30,000 प्लस 60 इंटू 30 इंटू 60,000. ठीक है, और 30, 40 और 30. ठीक है. ओके, अब जरा देखो कितने जीरो हैं, 4, 4, 4 और एक इनके साथ लगा है 5. मतलब कहने का अगर आप 10 raised to power 5 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचा, 3 2 6 प्लस 4 3 12 प्लस 3 6 18. Am I right? 4 zeros into 1, 10 raised to power 5, सभी में 10 raised to power 5 कॉमन, तो अंदर आप उसको 3 2 6, 4 3 12, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, एक जीरो 100, 200 नीचे 2 zeros ऊपर 5 zeros कैंसिल कर सकते हो आप, तो इट विल बी 10 raised to power 3, ये 5 और ये 2, और अंदर क्या बचा 18 प्लस 20 30 36. क्या आया 36 इंटू 10 raised to power 3 और 36 के आगे लगे 3 जीरो. इसका मोलर मास क्या है 36,000. क्लियर. सो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज 36,000. क्लियर. अब निकालते हैं हम मास एवरेज. स्टेटमेंट तो बिल्कुल वही है. ठीक, देखते हैं. अब हमारे पास आया वेट एवरेज. इट इज इक्वल टू N1 M1 स्क्वायर, NI स्क्वायर एंड नीचे हमारे पास NI MI. ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए. इट विल बी N1 30 इंटू 20,000 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 30,000 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 60,000 स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आया 30 इंटू 20,000 प्लस 40 इंटू 30,000 प्लस 30 इंटू 60,000. ठीक है. ओके, अब देखिए ये डबल हो गया. डबल हो गया मतलब यहां था 10 raised to power 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9. गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, इसको डबल किया, 4 जीरो थे ना, डबल हो गया तो 8, 8 प्लस 1 9. अब ये 10 raised to power 9 आ गया बाहर, अंदर देखो 20,000 का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर हुआ, इधर 3 का स्क्वायर हुआ और इधर 6 का स्क्वायर हुआ. तो व्हाट यू विल गेट इनसाइड हियर, इट विल बी, इसको हटा दूं अब मैं, 20 का स्क्वायर था ना, तो 2 2 4, 4 3 12 प्लस, समझ आ गई, ये डबल हुआ और ये 3, ये बचा 3 3 3 9, 9 4 36 प्लस 6 6 36, 36 इंटू 3 इट विल बी 108. और नीचे हमारे पास क्या रहा 10 raised to power 5 बाहर, 3 2 6, 4 3 12, 3 6 18. ठीक है. नाउ यू विल गेट 10 raised to power 4 9 और 5, अंदर आपके पास बचा 36, 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 108 इट विल बी 156 डिवाइडेड बाय यू आर हैविंग 12, 12 प्लस 6 18, 18 18 36. अब आपको डिवाइड करना है 156 को 36 के साथ, तो क्वाइट ऑब्वियस, ये 6 2 12, 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 6 2 12, 6 3
3 बचे यहाँ पे, 6 6 36, तो इट इज 26 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम आगे भी काट सकते हैं, 2 3 6, 2 1 2 3, तो ये आ गया 13/3 इंटू 10⁴। ओके, तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3 4 12 डेसिमल, 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 9 यही आता जाएगा, 4.333 करके आता जाएगा इंटू 10⁴। 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 4.0 भी होता तो 40,000 आता, तो अब कितना आ रहा है, 4 के आगे आपको 4 3 लगाने पड़ेंगे। डन, तो इट इज 43,333 क्या है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो आपकी कैलकुलेशन मेरे से डिफर कर सकती है, तो बेटर है आप अपना तरीका लगाएं, मेरा तरीका अच्छा लगे तो इसी तरीके से सॉल्व करें। तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको आता है, आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पीडीआई, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो ये रेशो है, इट इज नथिंग बट रेशो ऑफ वेट एवरेज टू नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो पीडीआई कितनी आएगी, 1, ठीक, when वेट एवरेज इज इक्वल टू नंबर एवरेज, तो पीडीआई कितना होगा, 1। इसे बोलते हैं मोनोडिस्पर्स, और इसका एग्जांपल नेचुरल रबर्स। पीडीआई ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब हमारे पास वेट एवरेज इट इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज, तो पॉलीडिस्पर्सिटी कहलाएगा, इट विल बी पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर। तो किसके लिए होता है ग्रेटर देन 1, इट इज फॉर सिंथेटिक। एक एक नंबर का क्वेश्चन। मोनोडिस्पर्स पीडीआई इक्वल टू 1, इट इज फॉर नेचुरल, या सीधा पूछा जाए नेचुरल पॉलीमर्स के लिए पीडीआई की वैल्यू कितनी होती है और सिंथेटिक के लिए कितनी होती है। नेचुरल के लिए 1 एंड सिंथेटिक के लिए ग्रेटर देन 1। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही पेज से आपका पूरे का पूरा पॉलीमर्स रिवाइज हो जाए, तो आप ये टेबल कंप्लीट कीजिए। इधर मैंने लिखे हैं नेम ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, मेरे पास अभी जितनी जगह थी मैंने उस हिसाब से लिस्ट बनाने की कोशिश की, तो आई कुड राइट 11 पॉलीमर्स। आपने करना क्या है, पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथीन, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है, इथीन, और कैसे लिखते हैं आप उसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे। पॉलीप्रोपाइलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH3, इट इज पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। आपने मोनोमर लिख दिया, मोनोमर का नाम है प्रोपाइलीन। देखो पॉलीमर में पॉली लिखा है लेकिन मोनोमर में सिर्फ इथीन, पॉली हट जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पीवीसी का था विनाइल क्लोराइड, इसके मोनोमर का नाम है विनाइल क्लोराइड। और इसका पॉलीमर कैसे बनता था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम था टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। और इसका जो पॉलीमराइजेशन होगी, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, बॉन्ड्स आर ओपन। पॉलीस्टाइरीन, आपको पता है स्टाइरीन का स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन। और जब इसका पॉलीमर बना था, इट वाज CH सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ओपन। तो इस तरीके से आप सभी के यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अब जैसे नायलॉन 6 इसके 2 हैं, एक है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। और इसको कैसे लिखते थे, NH2 CH2 6 टाइम्स NH2। दूसरा था एडिपिक एसिड, उसको कैसे लिखते थे, COOH CH2 4 टाइम्स COOH, ठीक है। और
अब इन दोनों को पॉलीमराइज करके जो स्ट्रक्चर बना था दैट वाज NH CH2 6 टाइम्स NH C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O। ऐसे तो एक ही पेज से आप रिवाइज कर सकते हैं। नायलॉन 6 के लिखिए, ग्लिप्टल के, टेरिलिन के, नेचुरल रबर के, सिंथेटिक रबर के। उसके बाद आप इसमें नंबर 12 के ऊपर ऐड कीजिए ब्यूना N, 13 के ऊपर ब्यूना S। मैं कोई भूल गई हूं तो आप उसको जरूर ऐड करें। यस, आप लिखेंगे बेकेलाइट का, आप लिखेंगे नोवोलैक का, आप लिखेंगे मेलामाइन रेजिन्स का। तो टोटल 16, नथिंग, 16 के मोनोमर आपको एक लाइन में मिल जाएंगे और पेपर में इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, या उसका मास एवरेज, वेट एवरेज एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट पॉलीमर्स। नाउ कंप्लीट योर नोट्स एंड रिवाइज देम प्रॉपरली। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आपके लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।